Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Artificial Intelligence. आज हमारा टॉपिक जेनेटिक एल्गोरिदम्स है। प्रीवियसली हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात कर ली है। अब हम अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज जेनेटिक एल्गोरिदम्स पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे या थ्योरिस्ट थे, चाहे वो क्लासिकल थे या न्यो क्लासिकल थे, उन्होंने जब अपने रास्ते मसदूद होते हुए देखे तो उन्होंने फिर कई ऐसी डायमेंशंस को सर्च किया जहां से उन्हें जो पैरेलल प्रोसेसिंग और न्यूरल नेटवर्किंग जैसे डेंसिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग वाले जो एल्गोरिदम्स हैं उनके लिए कोई मदद मिल सके। तो इस सिलसिले ने फिर जन्म लिया न्यूरल नेटवर्किंग की फील्ड को, पैरेलल प्रोसेसिंग की फील्ड को, यानी एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग आप इसको कह सकते हैं। तो जब उन्होंने डिफरेंट डायमेंशंस को खंगाला तो उन्हें बायोलॉजी से एक ऐसी डायमेंशन का सहारा मिल गया जिसने सर्चिंग एल्गोरिदम्स में एक नुमाया बाब का इजाफा किया है। ये नुमाया बाब जेनेटिक एल्गोरिदम्स और जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसकी बैकग्राउंड को देखते हैं। व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिदम? ये बुनियादी तौर पर एक सर्च टेक्निक है जो कि हम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की या कोई भी जो सर्च प्रॉब्लम्स है उसका ट्रू सोल्यूशन हासिल कर लेते हैं या फिर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हासिल कर लेते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम्स को हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल सर्च ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं और ये एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग की वो क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स है जिसने हमारी जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है इसमें से डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे इनहेरिटेंस है, म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, क्रॉसिंग ओवर है यानी का रिकम्बिनेशन वगैरह, इसको अडॉप्ट किया है और इसी को इस्तेमाल करते हुए कमोबेश वही चीज़ें जो हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जेनेटिक एल्गोरिदम्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके लिए हम कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लेते हैं और उसके लिए हम ये करते हैं कि अपने सोल्यूशन की तरफ मार्च करने से पहले हम जो सोल्यूशन होता है उसको जो है वो फॉर्मली उसको फार्मूलेट कर लेते हैं और उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं जिसको इनिशियल पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे कि बायोलॉजी में क्रोमोसोम्स हैं या फिर जेनोटाइप या जेनोम भी कहा जाता है और इस इनिशियल पॉपुलेशन से हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस की तरफ मार्च करने के लिए चल पड़ते हैं और ये जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन है इसको हम इंडिविजुअल्स, क्रिएचर्स या फेनोटाइप भी कह सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए जो है वो बेहतर जवाब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। और इसमें रवायती तौर पर तो ये किया जाता है कि आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, बाइनरी स्ट्रिंग्स की शक्ल में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अपनी आसानी के लिए। साथ ही साथ इसमें हम कुछ दूसरी इनकोडिंग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता ये है कि हम जब पहली अपनी पॉपुलेशन जो है वो यानी अपना पहला जो इंडिविजुअल है वो बना लेते हैं और उससे आगे फिर हम क्या करते हैं, रैंडमली अगली नस्ल को जनरेट करने की कोशिश करते हैं और जिस तरह के बायोलॉजी में होता है। और फिर हर जनरेशन में जो नया इंडिविजुअल पैदा होता है उसकी फिटनेस को फिटनेस फंक्शन के जरिए
चेक किया जाता है। और फिर जो आपकी अगली पॉपुलेशन होती है उसमें से जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है उनकी फिटनेस की बेस पर। फिर उनको मजीद मॉडिफाई किया जाता है रिकम्बिनेशन की वजह से या फिर म्यूटेशन की वजह से नई पॉपुलेशन को चुन लिया जाता है। इस तरह ये जो हमारा प्रोसेस है ये आइटरेट करता रहता है until we find the solution। उसके बाद हमारा ये एल्गोरिदम जो है उस वक्त टर्मिनेट होता है जब हमारी या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस प्रोड्यूस हो चुकी हों या फिर हमारा सेटिस्फैक्टरी फिटनेस लेवल जो है वो हमारी पॉपुलेशन जनरेट कर दे, यानी हमारा जो जवाब है उसके हम करीब पहुंच जाएं। अब इसमें एक बात तो ये है कि अगर हमारा एल्गोरिदम इस वजह से टर्मिनेट हुआ है कि हमारी जनरेशंस की मैक्सिमम नंबर रीच हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि हम या तो सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन के पास पहुंच चुके हैं या नहीं भी पहुंचे। लेकिन दूसरी सूरत में अगर हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस अभी प्रोड्यूस नहीं हुई लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है करंट उसने अपना जो फिटनेस लेवल है वो सेटिस्फैक्टरी अचीव कर लिया है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। अब आते हैं इसमें मुख्तलिफ तारीफें या टर्म्स जो हैं, की टर्म्स जो इस्तेमाल होती हैं वो क्या है। इंडिविजुअल इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है। ये इंडिविजुअल से मुराद ये है, असल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो जेनेटिक्स की ब्रांच है बायोलॉजी की, उसी की जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं, और इसीलिए इसका नाम जेनेटिक एल्गोरिथम्स रखा गया है। मसलन इंडिविजुअल हमारे सामने एक तारीफ है, इससे मुराद ये है फर्द। फर्द से मुराद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन है। उसके बाद दूसरी टर्म है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से मुराद है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी अ ग्रुप ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। फिर सर्च स्पेस। सर्च स्पेस से मुराद ये है कि उस प्रॉब्लम के लिए जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकती हैं तमाम की तमाम मिलाकर सर्च स्पेस कहलाती हैं। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स से मुराद ये है कि किसी भी पॉसिबल सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट, यानी उसका नक्शो निगार या स्ट्रक्चर। और क्रोमोसोम वैसे तो बायोलॉजी में या जेनेटिक्स में हमें पता है कि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसके स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा जाएगा। ट्रेट। ट्रेट से मुराद ये है किसी भी इंडिविजुअल के फीचर्स, पॉसिबल एस्पेक्ट्स। जैसे ग्रेगर मेंडल ने डिफरेंट ट्रेट्स पे काम किया था मटर की बेलों पर, वो जेनेटिक्स की बात थी, उसकी मुख्तलिफ सिफात पे उसने काम किया था। यहाँ पर जो ट्रेट्स हैं वो जेनेटिक्स वाली नाम के तौर पे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेट है वो फीचर है किसी भी पॉसिबल सॉल्यूशन का कोई पॉसिबल एस्पेक्ट। एलल्स। व्हाट इज एन एलएल? एलएल वैसे तो जेनेटिक्स में बुनियादी तौर पे कोई भी ट्रेट वो हमारे क्रोमोसोम पे जहां लाई करती है या हमारे डीएनए में जहां पे मौजूद होती है उसको एलएल कहते हैं। लेकिन जहां पर किसी भी इंडिविजुअल की जो फीचर्स होते हैं उसकी कोई सेटिंग, फीचर्स की कोई तरतीब, ये यहाँ पर एलएल कहलाएगी। व्हाट इज लोकस? लोकस असल में जीन का घर होता है क्रोमोसोम पर। तो यहाँ पर लोकस से मुराद ये है कि हमारे जो हम उस पर एवोल्यूशनरी प्रोसेस अप्लाई करेंगे किसी इंडिविजुअल पर या पॉसिबल सॉल्यूशन पर, उसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट वो लोकस कहलाएगा। जेनोम से मुराद ये है यहाँ पर, वैसे तो जेनेटिक्स में जेनोम से मुराद ये होता है कि किसी भी स्पीशीज में क्रोमोसोम्स की कुल तादाद को उस स्पीशीज का जेनोम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनोम से मुराद ये है कि किसी भी पॉसिबल सॉल्यूशन के जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो, या डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास जेनोम कहलाएगा। तो फिलहाल तो हमने ये डेफिनेशंस देखी हैं
जो या की टर्म्स देखी हैं जो हम जेनेटिक एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल करेंगे। अब आपको रिवीजन के तौर पे जो जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है उनके लिए भी और जिन्होंने जनरल साइंस पढ़ी है उनके लिए भी, आप देख रहे हैं ये एनिमल सेल है लेफ्ट साइड पे, और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आप देख रहे हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दरअसल इसका हम कह सकते हैं दिमाग होता है किसी भी सेल का। तो इस न्यूक्लियस को राइट साइड पे यहाँ पर जूम किया गया है। तो न्यूक्लियस की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे लेबल किया गया है। न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ठीक है। उसके बाद क्रोमाटिन मटेरियल है जिससे हमारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। न्यूक्लियोलस है ये वाला अंदर, और इसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स हैं। तो ये क्रोमाटिन मटेरियल है जो अल्टीमेटली हमारे इन क्रोमोसोम्स को जन्म लेता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की सेटिंग की। क्रोमोसोम में आपको पता है कि क्रोमोसोम हमारा एक, कह सकते हैं आप कि हमारा एक विरासती मादा है, मटेरियल है, जिससे हम अगली जो जनरेशन है उसको जो है वो प्रेडिक्ट करवाते हैं, या जिससे अगली जनरेशन की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स में सेटिंग की गई है, और इस क्रोमोसोम के कुछ हिस्से या कुछ टुकड़े जीन्स कहलाते हैं, और ये सारे पॉसिबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जेनोम कहलाते हैं। What are the genotypes and phenotypes? जेनोटाइप किसी भी जेनोम में पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स को कहते हैं, और फेनोटाइप का मतलब होता है किसी भी जेनोटाइप की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे स्मार्टनेस है, ब्यूटी है या हेल्दीनेस है। ये जेनोटाइप और फेनोटाइप है। हम इसकी डिटेल में ज़्यादा इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारा मुद्दा आपको जेनेटिक्स पढ़ाना नहीं है, फिर आप भटक जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बार आपकी आसानी के लिए इसको रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी जेनोम में, जेनोम से मुराद ये है जैसे इंसान होता है तो इसमें पॉसिबली जो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हमारा जो 46 है ये तादाद है कुल मिलाकर, इसको जेनोम बोलते हैं। तो जेनोम के अंदर मुख्तलिफ जीन्स होती हैं, जैसे कद का तयन करने वाली जीन, जैसे आप कह सकते हैं कि आंखों के रंग का तयन करने वाली जीन, या फिर ब्लड की जो टाइप होगी उसका तयन करने वाली जीन। तो ये जो टोटल सेट होगा इसको हम जेनोटाइप कह सकते हैं। फेनोटाइप से क्या मुराद है? फेनोटाइप से मुराद ये है कि जो जेनोटाइप अभी मैंने आपको बताई, जैसे कद का तयन करने वाली जो जेनोटाइप है, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में कद लंबा भी हो सकता है, कद छोटा भी हो सकता है, कद दरमियाना भी हो सकता है। तो ये जो तीनों कद की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी छोटा कद, लंबा कद और दरमियाना कद, इसको फेनोटाइप कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जेनोटाइप और फेनोटाइप्स, आप देख रहे हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और इसका एक खास हिस्सा क्रोमोसोम्स का, ये सेट ऑफ जीन्स जो हैं, इसको जेनोटाइप कहा जाता है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। तो ये कोई पॉसिबल जेनोटाइप हो सकती है, जैसे कद के बारे में, कद का तयन करने वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। एक जो टिपिकल जेनेटिक एल्गोरिदम है, इसको, इसमें कम से कम दो चीजें डिफाइन करना जरूरी होता है। नंबर वन, अ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन डोमेन। कैसे? कि हम जिस सॉल्यूशन के लिए वर्क करेंगे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें जैसे जीन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जेनेटिक्स में जिस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, हम अपने सॉल्यूशन को उस टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। नंबर टू, कि हम अपने सॉल्यूशन डोमेन की तरफ बढ़ने के लिए फिटनेस फंक्शन को भी डिफाइन करें कि कौन सी जो हमारा इंडिविजुअल है वो किस तरह की फिटनेस पे पूरा उतरे, तो हम कहेंगे कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। अब सबसे पहली इसमें चीज है जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें म्यारी तौर पे तो ये किया जाता है कि हम एक अरे ऑफ बिट्स ले लेते हैं, बिट्स की एक अरे ले लेते हैं, यानी जिसमें 0101 वगैरह को हम रखेंगे।
और इसमें यह भी हो सकता है कि बिट्स की बजाय हम दूसरे टाइप्स की अरे या स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर तरीके से इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज्यादा इसमें कंफर्टेबल हम तब रहते हैं जब हम अरे ऑफ बिट्स लेते हैं। अब इसमें अरे ऑफ बिट्स लेने का मकसद हमारा ये होता है कि जब हम इन पर कोई ऐसा मतलब जेनेटिक ऑपरेशन करें तो फिर इसकी जो अलाइनमेंट है या इसके अंदर से जो हमें सिलेक्शन के लिए कोई चीज़ चाहिए उसमें हमें आसानी हो, क्योंकि इनका साइज फिक्स होता है अरे का और हम इनको इजीली अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने उस पर सिंपल क्रॉसिंग ओवर अप्लाई करनी है तो हम राइट के 3 बिट्स और दूसरी इंडिविजुअल के लेफ्ट के 3 बिट्स को आपस में क्रॉस ओवर कर सकते हैं, तो इससे हमें ज़रा थोड़ी सी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन हम वेरिएबल लेंथ जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेरिएबल लेंथ में हम डायनामिक अरेज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी जेनेटिक प्रोग्रामिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बताई ये किस शक्ल में हो सकती है। देखें, ये बिट स्ट्रिंग्स हैं, सबसे ऊपर ये 0101 एंड सो ऑन 1100 इस तरह हो सकती है। रियल नंबर्स की सूरत में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 43.2 33.1 एंड सो ऑन 0.0892 वगैरह वगैरह। इसके अलावा परमुटेशन भी हो सकती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, जैसे E11 है, E3 है, E7 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिस्ट ऑफ रूल्स भी हो सकती है, R1 R2 ये सारे रूल्स हैं, और प्रोग्राम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यानी हम अपने क्रोमोसोम्स को या इंडिविजुअल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनी वन ऑफ दीज। लेकिन ये याद रखिए कि इसमें आपने उसको चुनना है जिससे कम्प्लेक्सिटी कम से कम रहे और अपने सोल्यूशन की तरफ आपको जाना आसान हो। अब आ जाता है जी जेनेटिक एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। नंबर 1 कि फिटनेस फंक्शन जो है उसको हम जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन जो अभी हमने चुनी है उस पर इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसकी क्वालिटी को मेजर किया जा सके। तो अब ये फिटनेस फंक्शन क्या होगा, ये तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम आपके पास कौन सा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एट हैंड, प्रॉब्लम कैसा है, उसकी क्या जो है वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके कंसिक्वेंसेस हैं, ये तो आपको प्रॉब्लम ही बताएगा कि उसके ऊपर कौन सा फिटनेस फंक्शन अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे नैपसैक प्रॉब्लम है, तो इसमें नैपसैक में ये होता है कि हमारे पास एक थैला होता है और थैले की एक कैपेसिटी होती है, तो हमने उस कैपेसिटी को इस तरह से फिल करना होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कीमती चीजें उस थैले में भर जाएं और उसकी कैपेसिटी भी फिल हो जाए। तो अब इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो फिटनेस फंक्शन है वो आपने क्लियरली देखा कि इसमें टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उनको मैक्सिमाइज करना हमारा मकसद है। साथ में उस पर कंस्ट्रेंट ये है कि हम उस थैले की कैपेसिटी जो है उसको जो है वो फिक्स है, उसको रीच कर लें और साथ में हमारे पास चीज़ों की वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद जब हम अरे ऑफ बिट्स को इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करने के लिए या उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसमें जो हर बिट होगी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। मिसाल के तौर पे नैपसैक प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम में जब हम अरे ऑफ बिट्स लेंगे तो 0 का मतलब होगा कि कोई चीज थैले में आपने डाली है, और 1 का मतलब है कि कोई चीज 0 का मतलब होगा कि नहीं डाली, और 1 का मतलब होगा कि आपने थैले में वो चीज डाल ली है। इसी तरह से कि इसमें नैपसैक प्रॉब्लम में हो सकता है कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस ऐसी भी हों जो आपकी नैपसैक की जो कंस्ट्रेंट है उसको वायलेट कर जाएं, इसलिए हर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। अब हम इसके फिटनेस को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द नैपसैक इफ द रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड और 0 अदरवाइज, तो
इसमें मिसाल के तौर पे अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन वैलिड है, थैले की कैपेसिटी वायलेट नहीं हुई, तो फिर जितनी भी उसके अंदर चीज़ें हैं उनकी वैल्यू को जमा कर लें तो ये आपकी फिटनेस आ जाएगी। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ भी वायलेट हो गई तो फिर फिटनेस 0 हो जाएगी। लिहाजा ये तो था नैपसैक प्रॉब्लम के हवाले से हमारा एक मिसाल को सामने लेकर जेनेटिक एल्गोरिथम्स की रिक्वायरमेंट्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये सेम टेक्निक जो है हर प्रॉब्लम पे इस्तेमाल हो सकती है। इसका जवाब ना में है, क्योंकि बाज़ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनकी फिटनेस का एक्सप्रेशन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइटरेटिव किस्म के जेनेटिक एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। अब ये फिटनेस फंक्शन को की मिसाल देख लें आप। हमारे पास ये इंडिविजुअल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सो ऑन एंड सो फोर अप टू नंबर n, 1 2 3 PQ अप टू n तक। ये हमारे इंडिविजुअल्स हैं। तो अब इनकी फिटनेस को कंप्यूट किया जाता है फिटनेस फंक्शन के जरिए। फिटनेस फंक्शन के जरिए जब हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं तो इसमें से जो हमारे पास सबसे फिट जो इंडिविजुअल है वो निकलता है 0 1 0 0 1 0 1, 0 1 0 0 1 0 1। ये इंडिविजुअल नंबर 2 जो है ये हमारी फिटनेस में सबसे ज़्यादा पूरा उतरता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल नंबर n है वो दूसरे नंबर पे। तो इस तरह हम इसकी फिटनेस फंक्शन अप्लाई करके रैंकिंग कर सकते हैं। अब आ जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, तो देख लेते हैं जी। जब आपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर लिया, अरे ऑफ बिट्स बना ली, फिटनेस फंक्शन को डिफाइन कर लिया, उस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया, अब ये करेंगे हम कि हम एक पॉपुलेशन जनरेट कर लेंगे रैंडमली, जो आपके पास इंडिविजुअल्स हैं उनके ग्रुप से अगली पॉपुलेशन को जनरेट कर लेंगे। जनरेट करने के बाद फिर हम दोबारा वही काम करेंगे, हम इस पूरी पॉपुलेशन की फिटनेस को एवेल्युएट करेंगे। और एवेल्युएशन फंक्शन जो है वो चूंकि प्रोग्रामर ने प्रोवाइड करना होता है, तो लिहाजा हम उसका जो स्कोर होगा वो ले लेंगे और उस पर हर इंडिविजुअल की फिटनेस को परख लेंगे। अब इस फिटनेस की बेस पे हम दो इंडिविजुअल्स को फिर सिलेक्ट कर लेंगे जिनकी हाईएस्ट या हायर फिटनेस होगी। तो जिनकी जिस तरह की फिटनेस होगी उसका उतना ही चांस होगा कि वो सिलेक्ट हो सके। यानी यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली मिसाल जो है वो लागू होती है कि जो जितना फिट होगा उसका सिलेक्ट होने का उतना ही चांस है। उसके बाद ये दो इंडिविजुअल फिर आगे रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ये अब जेनेटिक्स वाली बात जो है यहाँ पे दोबारा आ गई कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन से मुराद ये है दे शैल यूज एनी वन टेक्निक ऑफ जेनेटिक्स और उससे वो अगली ऑफस्प्रिंग को जो होगा वो जनरेट करेंगे। तो हो सकता है कि वो म्यूटेशन अब इस्तेमाल कर लें, हो सकता है रिकम्बिनेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो काम है ये इसी तरह से आइटरेट होता रहेगा, यानी फिर उस पर फिटनेस फंक्शन लगेगा, फिर फिटनेस उसकी इवेलुएट होगी, उसमें से फिर जो हाईएस्ट फिटनेस के दो टॉप मोस्ट इंडिविजुअल्स होंगे फिर वो सिलेक्ट होंगे, फिर वो रिप्रोड्यूस होंगे, और जब तक कि हमारा जो है या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस जो है वो ना जनरेट हो जाए या फिर हमारा सूटेबल सोल्यूशन ना आ जाए। अब इसका एल्गोरिदम डिवाइस कर लेते हैं हम। जेनेटिक एल्गोरिथम्स के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। नंबर 1 इसमें इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन में हम बहुत सारे इंडिविजुअल सॉल्यूशंस जो हैं वो रैंडमली जनरेट करके एक इनिशियल पॉपुलेशन बना लेंगे, और ये इनिशियल पॉपुलेशन कितने साइज की होगी ये डिपेंड करता है कि हमारे पास प्रॉब्लम एट हैंड कौन सा है। और ये अमूमी तौर पे जो है सैकड़ों की तादाद में या फिर हज़ारों की तादाद में पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। और ये पॉपुलेशन जो है इनिशियली ये रैंडमली जनरेट की जाती है और इसमें कोशिश की जाती है कि ये एंटायर पॉसिबल सॉल्यूशन को जो है वो किसी तरह से कवर कर सके। इसमें थोड़ा सा आप समझ लें कि सैम्पलिंग का भी टच आ जाता है कि सच स्पेस की सैम्पलिंग आपने कैसे करनी है। उसके बाद इस जनरल एल्गोरिदम का दूसरा हिस्सा है सिलेक्शन। सिलेक्शन में फिर क्या किया जाता है
कि हर सक्सेसिव जनरेशन में हम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में से कुछ जो है वो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके अगली जनरेशन को ब्रीड करवा लेते हैं, और इनको सिलेक्ट कैसे किया जाता है? फिटनेस बेस पे। और जो हमारे पास फिटर सोल्यूशन होगा वो ही ज्यादा सिलेक्ट होने के जो है वो अहल होगा। उसके बाद सिलेक्शन मेथड्स ऐसे होंगे जो कि हमारे सोल्यूशन की फिटनेस को रेट करेंगे और प्रेफर करेंगे कि बेस्ट सोल्यूशन उसमें से चुना जा सके। कुछ ऐसे सिलेक्शन मेथड होते हैं जो रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं और फिर वो टाइम बड़ा ज़ाया करते हैं। तो आपको सिचुएशन बेस्ड ये फैसला लेना पड़ेगा आप कौन से मेथड को फिटनेस के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप है इसमें रिप्रोडक्शन। इसमें ये होगा कि आपने जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं वो अगली जनरेशन को जेनेटिक ऑपरेशंस के जरिए जो है वो रिप्रोड्यूस कर लेंगे। अब कौन कौन से जेनेटिक ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई होंगे? नंबर 1 है क्रॉसिंग ओवर, इसको रिकम्बिनेशन भी कहते हैं। ये आपने मैट्रिक की जो बायोलॉजी है या जनरल साइंस पढ़ने वाले जिन्होंने आर्ट्स में मैट्रिक किया है उन्होंने भी जो है वो मियोसिस और माइटोसिस दोनों को पढ़ा है। उसमें से जो मियोसिस है उसमें आपने क्रॉसिंग ओवर को पढ़ा होगा। इस तरह से म्यूटेशन है, ये भी आपने बायो में पढ़ी है कि जब डीएनए के कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, या डीएनए के कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनका बॉन्ड टूटकर किसी और तरीके से जुड़ जाए तो इसको म्यूटेशन कहते हैं। अब जो हर नया सोल्यूशन होगा वो एक पेयर से जनरेट होगा, यानी पेयर ऑफ पेरेंट्स से जनरेट होगा। तो वो पेयर ऑफ पेरेंट्स कहाँ से आएगा? जो पिछला आपने एक सिलेक्ट किया था पूल उसमें से लिया जाएगा। नया सोल्यूशन जो आपने क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन से बनाया होगा वो कैसे बनेगा? तो सीधी सी बात है, जो आपने दो पेरेंट्स चुने हैं उसके वो उन्हीं से जनरेट होगा, तो उनकी वो जो नया सोल्यूशन होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन वही होगी जो उसके पेरेंट्स की हैं। अब हर बार जब आप जो है वो चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करवाएंगे तो आप नए पेरेंट्स चुनेंगे, और ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता है जब तक कि हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन नहीं आ जाती जो कि सोल्यूशन के लिए मौजू है, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरेशंस नहीं रीच हो जाती। उसके बाद ये प्रोसेस अल्टीमेटली एंड हो जाता है कि हमारे पास या तो जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो इनिशियल जनरेशन से बिल्कुल डिफरेंट हैं, या फिर वो जो उनकी एवरेज फिटनेस है वो इस पॉपुलेशन में इंक्रीज हो चुकी है। अब इसमें से जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो होता है क्रॉसिंग ओवर का। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? इसमें ये होता है कि हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने देखा होगा मियोसिस में क्रोमोसोम्स अपने कुछ टुकड़े जो होते हैं आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी जहां पर जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में उसको लोकस कहते हैं। तो आप समझें कि लोकस जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो गए, तो डिफरेंट एलेल्स भी आपस में एक्सचेंज हो गई, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में चली गई। तो इसको जो है ये ज़रा पेचीदा अमल है, इसकी विजुअलाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ तस्वीरों से आपको किताबों में करवाई जाती है। यहाँ पर भी हम जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी हमारे पास, या जो नंबर ऑफ बिट्स होंगी उनमें से कुछ बिट्स जो है उनको क्रॉस ओवर करवा लेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि हम या तो पहली 4 बिट्स या फिर लेफ्ट 3 और उसकी राइट 3, या राइट लेफ्ट 4 और राइट 4, लेफ्ट 2 और राइट 2, इनको क्रॉस ओवर करवा लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे पास एक नई ब्रीड आ जाएगी जिसमें पहली 4 जो हमारे राइट हैंड साइड पे समझे क्रोमोसोम था उसकी बिट्स होंगी, और उसकी जो है दूसरी 4 जो होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड वाले क्रोमोसोम की होंगी। तो इस मेथड को जो है सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर भी कहते हैं। तो इससे ये होता है कि बाज़ सूरतों में हमारे पास एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड क्रिएट हो जाते हैं और हमें नई पॉपुलेशन
मिल जाती है। क्रॉस ओवर जो होता है ये हर दफ़ा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोबेबिलिटी पे बेस कुछ सूरतों में क्रॉस ओवर नहीं भी होता और जो पेरेंट्स की पूरी जो ट्रेड्स होती हैं वो सारी नई जनरेशन में चली जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग ओवर की 60 से 70% होती है। जैसे ये देखिए, हमारे पास पेरेंट 1 है, इसकी जो ये वाली राइट 9 बिट्स हैं 01 0 01 01 01 00 110 और ये वाला जो पेरेंट है इसकी जो लेफ्ट ये बिट्स हैं 0 1 11 0 1 0। हमने जो चाइल्ड 1 है उसमें इसकी राइट वाली 9 बिट्स और इसकी पेरेंट 1 की लेफ्ट वाली 5 बिट्स ले ली और इसी तरह से चाइल्ड 2 में हमने इसकी राइट वाली 9 बिट्स और पेरेंट 2 की लेफ्ट वाली 5 बिट्स ले ली। तो इसको आप ये क्रॉसिंग ओवर की एक मिसाल है कि आपने दोनों पेरेंट्स के मुख्तलिफ हिस्से एक्सचेंज करके दो चिल्ड्रन जो है वो जनरेट कर लिए। इसके बाद है म्यूटेशन। सिलेक्शन एंड क्रॉसिंग ओवर के बाद आप म्यूटेशन भी कर सकते हैं। कुछ जो आपकी जनरेशन होगी वो तो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी और जिनको आपने डायरेक्टली कॉपी किया है वो तो एग्जैक्टली सेम होंगे। तो अब इनमें क्या होगा कि आप इनको एग्जैक्टली सेम ना रहने दें, आप इनकी कुछ बिट्स को आप जो है बिट्स को रिवर्स कर दें, आप जो है वो कंप्लीमेंट कर दें मुख्तलिफ बिट्स को। तो इनकी मुख्तलिफ बिट्स को कंप्लीमेंट करने से आप म्यूटेशन कर देंगे और होगा ये कि तमाम एलएल्स में आप लूप करेंगे और अगर कोई एलएल म्यूटेशन के लिए चुनी गई तो आप इसकी कोई ना कोई जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस है या बिट्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे नई वैल्यू से। तो म्यूटेशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 to 2 10% होती है। म्यूटेशन बड़ी सिंपल चीज़ है, इसमें आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने सिर्फ एक एलएल को चेंज करना होता है। एलएल से मुराद ये है यहाँ पर यानी जो बिट्स है आपके पास उनमें से किसी एक बिट को चेंज करना है। ये देख लें आप कि म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है इसको चेंज करके 0 कर दिया गया। ये एक एलएल थी, फिलहाल इस सूरत हाल में जेनेटिक एल्गोरिथम्स में इसको आपने चेंज करके 0 कर दिया। तो ये हमारी म्यूटेशन है। म्यूटेशन कैसे होती है। उसके बाद ये सारा काम जब हो गया तो टर्मिनेशन, जनरल जो एल्गोरिथम हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम्स के लिए बनेगा वो टर्मिनेट कब होगा। टर्मिनेट उसी सूरत में होगा जब हमारी टर्मिनल कंडीशन रीच हो जाएगी। तो टर्मिनेटिंग कंडीशन जो कॉमनली यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, या तो वो जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है या मिनिमम क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन, या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ जनरेशंस हमारी रीच हो जाए। मिसाल के तौर पे हमारे सोल्यूशन पे या एल्गोरिथम पे शर्त है कि 15 जनरेशंस अगर आपकी जनरेट हो गई और आप सोल्यूशन पे नहीं पहुंचे तो भी आप टर्मिनेट कर जाएंगे, या फिर मिनिमम फिटनेस जो फंक्शन है वो रीच हो जाए, या फिर हमारे पास जो एलोकेटेड बजट था, कंप्यूटेशन टाइम था, या हमारे पास मेमोरी थी वो रीच हो जाए तो फिर भी हम टर्मिनेट कर देते हैं। या फिर जो ऐसा इंडिविजुअल हमें मिल जाए जिसकी फिटनेस जो है वो रैंकिंग में हाईएस्ट आ जाए, तो फिर हम, और हाईएस्ट इस तरह से आ जाए कि हर आइट्रेशन के बाद उससे हाई और कोई भी ना आए, तो हम फिर भी इस एल्गोरिदम को टर्मिनेट कर देंगे। या फिर इसका एक और तरीका है कि हम मैन्युअली अपने तमाम जो ये पॉपुलेशन है उसको इंस्पेक्ट करेंगे और फिर मैन्युअली इसको टर्मिनेट करने का सोचेंगे, या फिर इन ऊपर दिए गए तमाम तरीकों में से किसी भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सूडो कोड है जी जेनेटिक एल्गोरिथम्स का। तो सूडो कोड में आपको पता है कि ये एक आम फहम ज़बान में लिखा जाने वाला कोड होता है। तो इसको देख लीजिए कि ये क्या है। मैं आपके लिए इसको रीड आउट कर देता हूँ कि आपने इनिशियल पॉपुलेशन को चूज़ करना है, उसके बाद एवेल्युएट करना है हर इंडिविजुअल का फिटनेस हर पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन में, और इसको उसके बाद नीचे एक लूप लगा हुआ है जिसमें से आपने एवेल्युएशन की बेस पे बेस्ट रैंकिंग इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नई जनरेशन उनसे
ब्रीड करवा लेनी है क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के जरिए, जो कि आपके जेनेटिक ऑपरेशंस हैं। उसके बाद फिर आप इस ऑफ स्प्रिंग की एवेल्युएशन को एवेल्युएट करेंगे, फिटनेस को, और जो बदतरीन जिनकी रैंकिंग आएगी उनको आप रिप्लेस कर देंगे बेहतरीन रैंकिंग वाले इंडिविजुअल्स से, और इस तरह आप रिपीट करते रहेंगे until you reach a terminating condition। अब जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जेनेटिक एल्गोरिथम्स के साथ कैसा कंपैरिजन है। मोस्टली जो हमारे पास सिंबॉलिक किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और ये एक ही गिवन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनको जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम था उसी को सामने रख के उनका आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन किया गया था। इसलिए अगर गिवन प्रॉब्लम में कोई चेंज आ गई तो फिर इन सिस्टम्स का जो है वो अपनी जगह पे टिक पाना, या एल्गोरिथम्स का अपनी जगह पे काम करते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स बहरहाल इन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो लड़ने के लिए, या इन प्रॉब्लम्स के साथ नबर्द आजमा होने के लिए बनाए गए हैं, और ये बेसिकली बायोलॉजिकल नेचुरल एवोल्यूशन पर बेस्ड है। जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या है? जैसा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे लिस्प है, हम मैथमेटिकल नोटेशन में वो स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं लिख सकते, बल्कि उसको प्रीफिक्स नोटेशन में लिखते हैं। जैसे आप देखें, ये है 2 + 1 को लिखा जाता है +2 and 1। इसी तरह से 2 × पैरेंथेसिस 2 + 1, इसको कैसे लिखा जाएगा, ये प्रीफिक्स नोटेशन है। ये आप पढ़ चुके हैं, एडीपी में भी पढ़ चुके हैं और बीएससी में भी आपने इसको पढ़ा है। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है? जहां आपको स्टैक्स वगैरह कराई गई थी। तो स्टैक्स में आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स और इनफिक्स नोटेशन सारी कराई गई थी। इसी तरह से ये एक्सप्रेशंस आप देखते जाएं, इनको जो है वो प्रीफिक्स नोटेशन में लिखा गया है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं उनको मद्देनजर रखना जरूरी है कि सबसे पहले कौन सा आपने ऑपरेशन करना है। जिनमें पैरेंथेसिस हैं वो सबसे पहले की जाएंगी, लिहाजा ये आपने प्रीफिक्स नोटेशन बनाते वक्त जो है प्रेसिडेंस का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग इसका क्या आपको सोल्यूशन देती है? वो ये करती है कि आप इन तमाम एक्सप्रेशन का जो है इनको पार्स करके इनका एक ट्री जनरेट कर लें। तो ये हमारे पास इसका पार्स ट्री है 2 + 1 का, इसी तरह से 2 + 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2। दिस इज वेरी क्लियर, और इससे आपको पता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। इस तरह से हम जेनेटिक प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से बहुत सारे न्यूमेरिकल और दूसरे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको ना सिर्फ हल कर सकते हैं, बल्कि हम इनको इवॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखें, जो पीछे आपने ट्री देखे उनमें से अगर आपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सप्लाइस करना हो या उसको काटना हो तो आप उसका कुछ हिस्सा जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। जेनेटिक प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको जो शुरू में इनिशियल पॉपुलेशन लेना पड़ती है वो बहुत बड़ी होती है, और इसकी सर्च स्पेस काफ़ी बड़ी होती है। हम ये करते हैं कि इसको इस चीज़ पर काबू पाने के लिए यूज़र को ये बताना पड़ता है कि आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो किन किन न्यूमेरिकल रेंजेस पर सर्च करेंगे। तो इससे हमें थोड़ा सा अपनी सर्च को एक ह्यूरिस्टिक मिल जाती है सर्च को चलाने के लिए। तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग अमूमी तौर पे मार्केट प्रेडिक्शन, एडवांस मैथमेटिक्स और मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसकी बहुत बड़ी सर्च स्पेस हो उसको हल करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं। ये इसकी कुछ मिसालें हैं, मुख्तलिफ लोगों ने इनको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया है।
मिसाल के तौर पे मिलिट्री जो है वो जेनेटिक एल्गोरिदम्स को यूज़ करती है कि वो डिफरेंट रेडार की अंदर जो हमें डिफरेंट रीडिंग्स मिलती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एवोल्यूशन इक्वेशंस को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टॉक कंपनीज जो है स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन के लिए जेनेटिक एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करती हैं। ये है इसकी एक मिसाल कि किस तरीके से हम जेनेटिक एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक फंक्शन है मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 32। तो इसमें हम 5 बिट्स को यूज कर सकते हैं और 5 बिट्स को यूज करके हम इनिशियल पॉपुलेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हर पॉपुलेशन का एक फिटनेस फंक्शन जो है वो बना लेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन में ये क्रोमोसोम ए है 01101, इसकी फिटनेस जो है वो 169 है और ये टोटल फिटनेस का 14.4 बनती है। इसी तरह से 11000 की 49.2 है, इसी तरह 01000 की 5.5 है और 10011 की 30.9 है। अब इनमें से जो दो बेहतरीन है ये है डी और बी, इनको चुन लिया जाएगा और चुन के फिर आगे इन पर ऑपरेशंस किए जाएंगे। अब हम इनमें से ऑपरेशन कैसे करवाएंगे चुनने के बाद? या तो क्रॉस ओवर करेंगे, एक स्ट्रिंग को का आधा हिस्सा काट के दूसरी पे पेस्ट कर देंगे और दूसरी का पहली पे पेस्ट कर देंगे, या फिर किसी भी बिट को फ्लिप कर देंगे जैसे आपने पिछली मिसालों में देखा। ये चेकर बोर्ड की एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से n बाई n अगर चेकर बोर्ड हो हमारे पास और हर आप जो फील्ड है उसको 4 कलर्स में से डिफरेंट कलर देना हो, तो इसमें नो नेबर विथ सेम कलर का अगर आपके पास कंस्ट्रेंट हो तो इसको भी आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्विकली आगे लिए चलते हैं, इसको आप खुद देखिएगा ताकि इसमें थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाए। तो आज हमने जेनेटिक एल्गोरिथम्स का तारुफ पढ़ा, जेनेटिक एल्गोरिथम्स की थोड़ी सी तफसील में हम गए, फिर उसका एक जनरल एल्गोरिथम हमने डिवाइस करने की कोशिश की और एंड पे आपने उसका सूडो कोड देखा और फिर कुछ मिसालें और फिर जेनेटिक एल्गोरिथम्स की इम्प्लीमेंटेशन आपने देखी। तो डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक एल्गोरिथम्स में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।